अगर आप सीरियसली देखो तो ना, वास्तव में बात भी सही है। अच्छा बच्चा जो पढ़ने वाला होता है ना, वो डिसिप्लिन को सबसे पहले पसंद करता है। क्लास में डिसिप्लिन रहेगा, इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन रहेगा, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है पढ़ाई के लिए। और वही एटमॉस्फेयर हमें सेलेक्ट कराता है। आपको लगता है कि टीचर के पढ़ाने से होता है, जबकि मैं तो आपको रोज कह चुका हूँ, आपने जहां पढ़ाई करी हो, आप वो नोट्स ले आना। उस नोट्स में पूरा नीट का पेपर आपको मार्क करके दिखा दूंगा, देख ये रहे सारे सवाल। ऐसा नहीं है कि मेरे लिखाने से सिलेक्शन होगा भाई, ऐसा नहीं है। आपने जहां पढ़ाई करी हो, स्कूल पे, इंस्टीट्यूट में, कहीं ड्रॉप किया हो, पढ़ाई करी हो, आप कॉपी ले आना। मैं आपको पूरे नीट के पेपर की उसमें मार्किंग कर दूंगा। देख ये सवाल इस पेज पर है, ये सवाल इस पेज पर। पेपर ही इतना आसान आता है। तो थोड़ा सा अगर हम डिसिप्लिन और रिपीटिशन, जो की वर्ड है वो क्या है, रिपीटिशन। जितना ज्यादा रिपीट कर लिया, उतना नीट में रैंक इंप्रूव होती जाएगी। ये सबसे फाइनल क्लू है, अब आप देख लेना। अगर आपने रिपीटिशन कर लिया 5-5 बार, 6-6 बार, आप सवाल देखते ही टिक लगा सकते हो कि हाँ सर इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। बस इस बात को ध्यान रखो और चलते चलो अच्छे मन से, बढ़िया हो जाएगा सब। चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। चैप्टर 15-20 मिनट का बचा हुआ है, उसको हम खत्म कर लेते हैं और फिर डिस्कशन कराऊंगा। लिखिए, लिखिए। कल वो मेटेलिक डिस्क वाला भी बता दिया था, बात रोटेशन हो ही गया था। ठीक है, वो नंबर ऑफ स्पॉक्स पे डिपेंड नहीं करता, बता दिया था। बहुत शानदार। लिखें, एडी करंट। किसका ग्राफ रह गया? हाँ अभी बता दूंगा। एडी करंट, एडी करंट पर बच्चे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, केवल थ्योरेटिकल सवाल बनता है। तो पहले समझ लेते हैं एडी करंट होता क्या है। तो लिखना चालू करिए। बिल्कुल शांत हो जाएं और बढ़िया समझ लें। पहला, एडी करंट पैदा होने के लिए हमेशा एक मेटेलिक प्लेट की बात की जाती है। अब किसी मटेरियल की बात की जाती है। तो मेरे पास कोई मटेरियल है और बच्चों मैंने इसको, ये मेटल का कोई बॉडी है, मेटेलिक बॉडी, और इसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बताइए? टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग समझते हैं? इसका मतलब ये टाइम के साथ वेरी करें। बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेट बी इंक्रीजेस। डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी होता है। टाइम वेरिंग, वेरी का मतलब दो बातें होती हैं, बढ़ना भी, घटना भी, दोनों हो सकता है। चित्र बना लीजिए। इस अगले 10-12 दिन में 3 छुट्टी आ रही हैं, तो उनका पूरा उपयोग करिए। एक तो बता रहा हूँ, एक तो 28 तारीख की छुट्टी आएगी, अनंत चतुर्दशी की। फिर 1 तारीख का संडे है, वो तो होती है। 2 की गांधी जयंती है, वो भी हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे। तो भाई 3 छुट्टी हैं अगले 10 दिन में। अभी से प्लान करिए, इन 3 दिन में कम से कम 28 से 30 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूट नहीं आते हैं तो 9 से 10 घंटा पढ़ना एक आम कॉमन सिचुएशन है। इंस्टीट्यूट नहीं आते हैं तो 9-10 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं। सोना, सारे अपने रेगुलर वर्क हो गए, उसके बाद भी 9 से 10 घंटा की पढ़ाई निकल सकती है। 3 दिन, सीधा गणित है 30 घंटा। 30 घंटे में भाइयों बहुत सारा रिवीजन हो सकता है। तो ये 3 दिन आपको डेडिकेट करने हैं केवल रिवीजन पे। और सुनिए, ये 3 दिन आगे भविष्य के 10-10 दिन के बराबर है, क्योंकि ये 30 घंटे रेगुलर डेज में तो मिलते ही नहीं है। फरवरी मार्च में थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर भी आ जाता है,
अभी वो प्रेशर कम है, अभी चीजें बैलेंस हैं, एग्जाम दूर है, तो अभी हम परफॉर्मेंस बढ़िया कर सकते हैं। अभी पढ़ाई को थोड़ा खींच लोगे, मीटर दबा लोगे, रेस दबा दोगे, तो अभी अपन ज्यादा पढ़ लेंगे। तो 30 घंटे है, प्लान करना ये 3 दिन अपने खराब ना जाए। और केवल दिमागी मत लगाना, केवल शुद्ध रूप से क्या करना, रिवीजन। और ऐसा मत बनाना प्लान, एक दिन पूरी फिजिक्स, ये सबसे फ्लॉप प्लान है। पूरे दिन सभी विषय पढ़िए, 2.5-3 घंटा एक सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, उससे मोनोटोनिसिटी खत्म हो जाती है। नहीं तो हम सोचते हैं आज पूरा इलेक्ट्रो पढ़ूंगा, तो क्या होता है, पहले 1.5-2 घंटे कूलम फोर्स तक तो मामला बढ़िया चलता है, फिर उसके बाद घसीटा काटना पड़ता है। ऐसा हर बार होता है, तो ऐसा पढ़े ही नहीं। 2.5-3 घंटा एक सब्जेक्ट, फिर चेंज, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी। ऐसा करिए, रोज सभी विषय पढ़िए, यकीन मानिए बहुत अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे, बढ़िया होगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए पॉजिटिव अच्छी अप्रोच के साथ पढ़िए, रिवीजन इतना करिए, वो जो बैकलॉग का दिमाग में कीड़ा रहता है ना, वो आएगा ही कैसे, जब आप फुल फोकस करोगे कि नहीं सर अपने तो 30 घंटे पुराना ही पढ़ना है, एक भी नई चीज नहीं। पुराना बोले तो लास्ट चैप्टर से पहले वाला, जैसे ईएमआई है, तो ईएमआई तो अभी खत्म हुआ, इससे पहले वाला कौन हुआ, मैग्नेट, मैग्नेट पढ़ो। फिर किसी में ऑर्गेनिक में कुछ अलग लो, जो भी चैप्टर चल रहे हैं, बॉटनी जूलॉजी जो भी कह रहा हूं, इस तरह से प्लान करो। चलो वापस पढ़ाई पर आओ। एक मेटेलिक बॉडी है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, लेंज लो, चैप्टर का पहला दिन और आज आखिरी दिन, पूरे चैप्टर की आत्मा ही ये है, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। फील्ड बढ़ रही है, उल्टा पैदा करो, क्रॉस का उल्टा, बताइए कैसी करंट। अब सुनना, चूंकि ये मेटेलिक बॉडी है, तो इस मेटल के वॉल्यूम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। हर इलेक्ट्रॉन मिनिएचर करंट पैदा करता है। कैसी करंट, मिनिएचर का मतलब स्मॉल करंट, छोटी छोटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगी, सोच के देखिए। ये देखिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन घूम तो कैसे रहे होंगे बताइए, क्लॉकवाइज, परंतु करंट कैसी आएगी, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज तो आनी थी। सर वापस थोड़ा धीरे समझाइए, वापस सुनिए। फील्ड बताइए कहां बढ़ रही है, क्रॉस में, लेन जाएंगे, अपोज करो, क्रॉस का उल्टा डॉट, मतलब करंट कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, बोलो हाँ है। पर इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन कैसा, क्लॉक होगा ना, तभी तो करंट एंटी क्लॉक। तो ये मिनिएचर करंट पैदा होती है पूरे वॉल्यूम के अंदर। इन्हीं करंट को क्या कहा जाता है बच्चों, एडी करंट। क्योंकि ये सर्कुलेटिंग करंट होती है, गोल 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 गोल, जैसे पानी में भंवर धाराएं होती हैं। कभी आपने देखा है पानी में भंवर पैदा होना, ऐसे सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग इस तरह से घूमना, इसे बोलते हैं एडीज, एडीज इन वाटर। उसी नाम पर दिया गया। इस मेटल के अंदर क्या पैदा हो रही है, सर्कुलेटिंग करंट्स, और इन करंट्स को क्या बोला गया बच्चे, एडी करंट। ये इतनी खतरनाक होती हैं, ये मेटल को भयंकर गर्म कर देती हैं। पूछो क्यों, आई करंट पैदा होंगी, जैसे ही आई करंट फ्लो होगी, आई स्क्वायर आर टी से क्या पैदा होगा, हीट लॉस, और हीट एनर्जी में डिसिपेट करेगी। बना लीजिए। अब इसको कैसे कम किया जा सकता है, रोका तो जा नहीं सकता, कम कर सकते हैं। तो कम करने के जुगाड़ अपने सिलेबस में कहाँ कहाँ यूज आता है वो अपन को याद होना चाहिए। पहला आता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग में, ट्रेन के, इलेक्ट्रिक ट्रेन में ये ब्रेकिंग में काम आता है। क्या होता है अभी समझाऊंगा। पहियों के ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करते ही वहां डैम्पिंग होती है, और पहिया क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसे बोलते हैं ब्रेकिंग, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। डैम्पिंग में काम आता है, पावर मीटर में काम आता है, सब पढ़ेंगे अभी, यूजेस हैं उसके। एक होता है इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस समझते हैं, भट्टी, भट्टी। तो ऐसी भट्टी होती है
जिसमें क्या होता है, एडी करंट पैदा होती है। किसी एलॉय को आपको पिघलाना है, उस एलॉय को उस भट्टी के अंदर डाल देते हैं, वो भट्टी के अंदर इतनी हीट पैदा होती है, वो हीट उस एलॉय को क्या कर देती है, पिघला देती है। उस भट्टी को बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस। इसके यूजेस आपको याद होने चाहिए। ब्रेकिंग में काम आता है, डैम्पिंग में काम आता है, फर्नेस में काम आता है। चलिए आगे बढ़ें क्या? तो सर यहाँ तक की बात फिर समझा दो, फिर सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कौन है, मेटेलिक प्लेट। बात नंबर एक, टाइम वेरिंग फील्ड होना जरूरी है, क्योंकि फ्लक्स में बदलाव आएगा तभी तो लेंज आएंगे। करंट एंटी क्लॉकवाइज क्यों आई बताइए? क्रॉस है, क्रॉस का उल्टा डॉट। करंट एंटी क्लॉकवाइज पर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। कैसी करंट है? सर्कुलेटिंग करंट, हर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण हो रही है। क्या है? मिनिएचर करंट। नाम एडी करंट क्यों दिया? जैसे पानी में एडीज पैदा होती हैं, उसी तरह भंवर धाराएं इसे बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। साइंटिस्ट का नाम भी कोई पूछता तो नहीं है, फिर भी लिख लीजिए। फोकाल्ट वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था, वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने एडी करंट के बारे में बताया, फोकाल्ट। चलिए कुछ और बातें बताता हूँ। डायग्राम बना लीजिए। देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट है। क्रॉस 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 क्या दिखाई दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। एक प्लेट को ऊपर से पाइवट किया और प्लेट को ऐसे ऑसिलेट करवाया। एक्सपेरिमेंट करके देखा, प्लेट कुछ समय बाद अचानक से रुक गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो प्लेट को रुकने में लगे 50 सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड में आते ही प्लेट 15 सेकंड में रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ होगा बताइए? भयंकर डैम्पिंग। इस शब्द को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग। अचानक से ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होते 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 क्या हो जाना? जीरो। कारण क्या है? कारण वही है, इस मेटेलिक प्लेट के अंदर क्या पैदा हुई बताइए? एडी करंट। एडी करंट, और उसने क्या कर दिया? इसको डैम। और धीरे 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 इसका ऑसिलेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। लोगों ने इसको कम करने का क्या तरीका देखा? एक्सपेरिमेंट किए गए। उन्होंने प्लेट्स के अंदर ऐसे स्लॉट्स बना दिए और अब इस स्लॉट को ऑसिलेट कराया, तो पता है अब टाइम पीरियड पहले की तुलना में ज्यादा आया। ज्यादा का मतलब, ज्यादा का मतलब अब वो ज्यादा समय तक ऑसिलेट करा। इसका मतलब डैम्पिंग कम हुई या बढ़ गई? डैम्पिंग कम हुई। डैम्पिंग कम हुई, इसका मतलब इसके अंदर जो एडी करंट पैदा हुई वो भी कम हुई। बनाते जाइए। ये अपने एनसीईआरटी का फोटो है, काम पूछा जा सकता है। आशीष सर ये स्लॉट काटने से क्या हुआ? बेटे स्लॉट काटने से क्या हुआ? एरिया कम हो गया। क्या कम हो गया? एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट याद करिए, पहले हम सिखाते थे आपको आई इंटू ए। अगर एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम पैदा होगा। और सोचिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा तो जो अंदर करंट आएगी वो भी कम आएगी। ये पहला तरीका है। कुछ किताबों में ऐसा दे रखा होता है, अब इलेक्ट्रॉन को पूरा पाथ करने के लिए जो पाथ की लंबाई है वो बहुत ज्यादा हो गई, पाथ की लंबाई ज्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगी? कम। तो एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि स्लॉट काटने से डैम्पिंग क्या हो जाती है? कम। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा है। स्लॉट काटने से एरिया कम हो जाता है। एम बराबर होता है आई ए। एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। और सोचिए अगर बॉडी का मैग्नेटिक मोमेंट कम है,
इसका मतलब उसमें जो इंड्यूस करंट पैदा होगी वो भी कम। लिख लीजिए। एक और यूज आता है, आपने ये पढ़ा है जो 10वीं क्लास से, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट करने का क्या यूज है बताइए? जो उसके अंदर एडी करंट पैदा होती है वो क्या हो जाती है? कम। वो भी सिखाता हूँ। मिटाऊं क्या? वो बनाए थे, क्वेश्चन बनाए कुछ एनसीईआरटी के? कितने लोग बना क्या, ईमानदारी से बताना, सच में? आज सारे डाउट बता दूंगा, सब एक एक सवाल बन जाएगा, अभी देखना। कर दो, नेक्स्ट करूं क्या भाइयों? चलो, फिर आता है ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, ये तो पूरा एक कोर ले ली, पर इसमें क्या होता है, एडी करंट बहुत ज्यादा पैदा होती है जो लॉस ज्यादा कर देती है। तो क्या किया जाता है, इस कोर को लेमिनेट कर देते हैं ऐसे, पतली 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 प्लेट्स में। जैसे सबसे बढ़िया तरीका, या तो इतना मोटा मेटल काम में ले लो, या ये मेटल्स की पतली 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 शीट, ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्या हो गया, ये पतले पतले सेक्शन में बांट दिया। और बीच बीच में क्या कर देते हैं, इंसुलेशन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? इंसुलेशन। उसे बोलते हैं लेमिनेशन। वो अपन 10वीं की मार्कशीट लेमिनेट नहीं कराते हैं, लेमिनेट करा लो, सब लेमिनेशन करा के ले आए, तो लेमिनेशन ही तो है। तो क्या करते हैं, इस पूरे कोर को पतले पतले सेक्शन में बांटकर और बीच बीच में क्या भर देते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो सोचो क्या फायदा होगा? दो फायदे हो गए, सोचना। पतले पतले स्लॉट काटने से बताइएगा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? ईमानदारी से बताना, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया या कम हो गया? देखो ना, तुक्का क्यों मारते हो? ये है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, पक्की बात है, ये पूरे का। अब बताओ, इस वाले का बताओ, कम हुआ या बढ़ गया? कम हुआ या बढ़ गया? कम हो गया ना भाई। एक एक का एरिया कम हो गया। सोचिए, एरिया कम हो गया, आर बराबर रो एल बाय, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट, मेटल के अंदर जो एडी करंट है वो कम हो जाएगी। बीच बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भर देते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल बढ़ने से क्या होता है, ओवरऑल सर्किट की कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी घट जाएगी तो करंट भी घट जाएगा। तो एडी करंट के लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है, जीरो नहीं कर सकते। जीरो कर सकते हैं ना, प्लास्टिक का बना दो। पर सर प्लास्टिक का बना दूंगा तो काम ही खत्म हो जाएगा ना। हमारा तो काम ही है इस फ्लक्स को इस सॉफ्ट आयरन से गुजार कर किससे जोड़ना है, सेकेंडरी से। फ्लक्स ही तो किससे पास हो रहा है, इस सॉफ्ट आयरन से। अगर मैं प्लास्टिक का बना दूंगा तो फ्लक्स लिंकेज होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इसको रोका जा सकता है, रोक तो सकते ही नहीं है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज। लिख लीजिएगा, ये पूछा जा चुका है नीट में। ट्रांसफार्मर में एडी करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ये पेपर में आया हुआ है बच्चों। टू मिनिमाइज द एडी करंट,
laminated soft iron core is used. दो ही प्रश्न बने हैं आज तक, कोई न्यूमेरिकल तो आया ही नहीं है। थ्योरेटिकल दो प्रश्न आए हैं। पहला, ट्रांसफार्मर में एडी करंट को कम करने का जुगाड़ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन को, और एडी करंट के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं वो अभी लिख लेंगे। इंडक्शन फर्नेस में, ब्रेकिंग में, डैम्पिंग में और पावर मीटर्स में। लिख लीजिए यूजेस ऑफ एडी करंट। ईएमआई का वो सप्लीमेंट बांट दिया था क्या एनसीईआरटी का? हाँ, बढ़ गया था। ठीक है, चलिए यूजेस ऑफ एडी करंट लिखिए। पहला, इंडक्शन फर्नेस, भट्टी में। भट्टी में क्या होता है सुनो, भट्टी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं। भट्टी में क्या पैदा होंगी, एडी करंट पैदा होंगी। एडी करंट से क्या होगा, हीट डिसिपेट होगी। जिस एलॉय को पिघलाना है उस एलॉय को भट्टी के अंदर डाल देंगे, इतनी जबरदस्त हीट से वो एलॉय क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। लिखो पहला, इंडक्शन फर्नेस। सब बता, सब बता, बिल्कुल मत घबरा। लालच आ जाता है कि यार इतनी एनसीईआरटी करा दी है तो ये भी पूरा ही करा दो। ये लालच बोल रहा है कि सर 80-90% पूरी हो गई, ये भी निपटा ही दो पूरा। करवा दो, कर, चिंता मत कर। सही है। तो क्या पूरी बनने लग जाती है तो क्या और मन कुलाचे मारता है कि पूरा ही हो जाए यार अब, है ना। एक तो हाथ ही नहीं लगाऊं, और हाथ लगाते हैं जब बनने लग जाती है तो और मन करता है यार ये एक दो अटके पड़े हैं ये भी हो ही जाए। ऐसी स्थिति हो जाती है। चलो लिखें, पहला इंडक्शन फर्नेस। दूसरा, दूसरा लिखें डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तीसरा लिखिए पावर मीटर। घर पे जो मीटर्स होते हैं उसमें भी मेटेलिक जो प्लेट होती है जो घूमती है, पुराने मीटर आते थे आपने देखे हो कभी, उसमें ऐसे घूमता था एनालॉग मीटर ना, प्लेट घूमती थी एक। आजकल तो अपने तो घर पे पिताजी ने बंद ही कर रखा है तो दिक्कत ही नहीं है। वो कह रहा सर हमने कभी चलता हुआ मीटर ही नहीं देखा। कोई बात नहीं, ऐसे खुले में नहीं बोलते, ऐसे अपने तो मीटर चल रहा है। हाँ, चौथा, चौथा, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत। चौथा लिखें ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। बोलिए क्लियर है। चलो अब आप क्या करो, पहले तो सप्लीमेंट निकाल लो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करो, पहला लेक्चर खोल लो। ये अपना पूरा ईएमआई तैयार हो गया, इसको अपन को पूरा बढ़िया तैयार करना है। कितने बच्चे जिन्होंने सारे 11 के 11 लेक्चर अटेंड करे? सारे लेक्चर, बहुत बढ़िया। मैंने भी अटेंड करे 12 के 12।
चलो अब ये पूरा तैयार करना है, शानदार, सही है। चलो अब आओ, सबसे पहले एनसीईआरटी खोल लो। क्लास नोट्स भी खोल लेना भाइयों, एक सवाल कराऊंगा अभी। चलो एनसीईआरटी सप्लीमेंट, बातचीत बंद, जो एनसीईआरटी लाए वो एनसीईआरटी खोल लो फटाफट। सबसे पहले आ जाओ, सॉल्व एग्जांपल। सप्लीमेंट का पहला सवाल हो गया क्या? ये कल बता दिया था 45 डिग्री, ठीक है। अब बिल्कुल बातचीत बंद कर दो, है ना, तो क्या ज्यादा चीज पढ़ लेंगे, यस नो में दिक्कत हो जाएगी। फटाफट पढ़ लेते हैं ईमानदारी से, है ना। चलो ये हो गया क्या, देख लो। 180 डिग्री घूमना, 2 NBA। आएगा ये सवाल भाइयों, फेमस है। 90 डिग्री का आया हुआ है 2022 में, ये 180 डिग्री है। एक एक सवाल आपको दिख जाएगा पीवाईक्यू में, इसलिए आपके पीछे पड़े हुए एनसीईआरटी के। ये बढ़ेगा तो डॉट, ये बाहर जा रहा है क्या, बाहर जा रहा है तो कम होगा क्रॉस, ये भी बाहर जा रहा है क्रॉस। पढ़ लिया, इसका आंसर लिख दूं, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, इसका देख लो पक्का। इसका एरो गायब है, देखो वहां भी गायब है क्या आपके, ठीक है सही कर लो एरो, एरो बना लो भाइयों। ये एरो गायब है, एनसीईआरटी में है एरो ये। चलो अगला, ये बढ़िया है, ये अससन रीजन का प्रश्न बन सकता है भाइयों, आराम से सुनना। अब बातचीत बंद। अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी in the magnetic field between the north and south. Fix. Can we hope to generate current using very strong? भाई कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो उससे मतलब नहीं है, चेंज। पूरे चैप्टर की आत्मा ही क्या है, चेंज। whenever there is a change in flux, और अच्छा बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो बदमाश है, वो कहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदलाव होगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। तो और अच्छा शब्द बोलो, whenever there is a change in, तभी आंसर आएगा। अच्छा सवाल बन सकता है, असर्शन रीजन ले लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, शुद्ध एनसीईआरटी से पेपर बनाना है, इसलिए भाइयों एनसीईआरटी पे फोकस करना है। वो यहीं से असर्शन रीजन बनाएगा। अभी जो 10th और 12th के बोर्ड के पेपर आए नए सैंपल पेपर, उनका भी उन्होंने लेवल अच्छा बढ़ा दिया है, कारण वो नीट और जेई मेन के बराबर ला रहे हैं। लेवल बढ़ाने का मतलब क्या है, उसमें भी अच्छे रीजनिंग वाले क्या आने लग गए हैं क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है भैया 10th 12th के बोर्ड वाला बच्चा भी, जो केवल स्कूल लेवल में पढ़ाई कर रहा है, वो भी परीक्षा में एक साथ सेलेक्ट होना चाहिए। तो पेपर स्ट्रिक्टली किसको फॉलो करेगा, एनसीईआरटी। तो एक एक लाइन काम की है, समझ में आया। आंसर आएगा नो इंड्यूस करंट, रीजन बताओ, स्टेशनरी, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। बोलो पहला ओके। अ क्लोज लूप, क्लोज लूप, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, लूप को अंदर ला रहे हैं, लूप को बाहर ले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। लूप अंदर बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगा भाई। फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नहीं बोला था, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बोला था। भाई ने किस में वेरिएशन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, होल इनसाइड, पार्शियली आउटसाइड, अंदर बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से करंट नहीं आती, करंट किससे आती है, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से। बोलो हाँ या ना।
ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। किसी ने एक्सरसाइज 3 करी हो, उसने कहा, मैं आपको बताता हूं, क्लास नोट्स में लिखो ये कॉन्सेप्ट, आपको पता चलेगा ना यार एक एक सवाल कैसे आया हुआ है। तब आपका एनसीईआरटी में ना डेडिकेशन और बढ़ेगा। यार गुप्ता जी यूं ही पीछे नहीं पड़े एनसीईआरटी के, बड़ा लॉजिक है, वैज्ञानिक कारण है, इसलिए एनसीईआरटी एनसीईआरटी चिल्लाते रहते हैं दिन भर। अब ये भी सवाल है, अगर आपने एक्सरसाइज 3 करी है तो उसने कहा है यू हैव वेरियस टाइप ऑफ लूप्स। एक है आपके पास स्क्वायर लूप, एक है आपके पास रेक्टेंगुलर लूप, एक है आपके पास इलिप्टिकल लूप, एक है आपके पास सर्कुलर लूप। ये सवाल है शायद एक्सरसाइज 3 में मिलेगा आपको। बहुत तरह के वेरियस लूप हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, एंटर। अब आपसे पूछा गया है बताओ किसमें ईएमएफ जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, आराम से सुनना, बातचीत बंद करो। ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव बताइए क्या होगा, बी इंटू ए, बी तो यूनिफॉर्म है बाहर ले लो। धीरे धीरे वो लूप कहाँ आ रहे हैं, अंदर। अंदर आने से जो उसका एरिया है वही तो चेंज हो रहा है। अब सब जनता बोर्ड पे देखना, बढ़िया प्रश्न। अगले सेकंड ये क्या होगा, आगे आ जाएगा, अगले ही सेकंड और आगे आ जाएगा, अगले ही सेकंड और आगे आ जाएगा। जिस रेट से ये आएगा हर सेकंड, इसका जो एरिया चेंज होगा वो यूनिफॉर्म होगा। पर सर्कल में ऐसा नहीं होगा, महसूस करना आप। ये यहां था, अगले सेकंड ये हल्का सा अंदर आया, अगले सेकंड और आया। आप सोचिए जब यहां से यहां तक आएगा तब तक तो इसका एरिया बढ़ेगा, उसके बाद एरिया, एरिया तो बढ़ता ही जाएगा, पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो कम हो जाएगा। शब्द कठिन हो रहे हैं, तुम जबरदस्ती हाँ मत मिलाओ, वापस सुन लो, जबरदस्ती हाँ, वापस सुन लो। ये लूप, ये अगले क्षण डायग्राम, ये अगले क्षण डायग्राम, ये उसके अगले क्षण, ये उसके अगले क्षण, एरिया तो लगातार ही बढ़ रहा है, पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वो पर सेकेंड यहां से यहां तक तो बढ़ रहा है, पर अब कम हो रहा है। समझ रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जो एरिया अंदर एंटर हो रहा है वो अब धीरे धीरे एंटर हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, बताइए किसमें डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें और इसमें। इसमें ईएमएफ कांस्टेंट, इसमें ईएमएफ कांस्टेंट, पर इन दोनों में कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये पेपर में आया हुआ सवाल है और वो यहीं से आया है। अब ये वाला सवाल पढ़ो, पढ़ो मस्त। एक रेक्टेंगुलर लूप और सर्कुलर लूप को यूनिफॉर्म फील्ड से बाहर खींचा, अपने अंदर डाला, एक ही बात है। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस ईएमएफ टू बी कांस्टेंट, बताओ किसमें, क्यों, कारण बोलिए। इसका हर सेकंड जो एरिया बाहर आएगा वो कांस्टेंट है। बना के देखो, अगले क्षण ऐसे होगा, उसके अगले क्षण ऐसे होगा, उसके अगले क्षण ऐसे होगा। हर सेकंड जो एरिया में बदलाव आ रहा है वो सेम है, इसमें हर सेकंड एरिया में बदलाव सेम नहीं। देखो इसने क्या उत्तर दिया एनसीईआरटी ने, देखो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो। कोई लाया एनसीईआरटी, लाया कोई, पढ़ो, कोई पढ़ेगा हाथ खड़ा करके तेज आवाज में, पढ़ो तो, हाँ पढ़ो, एक्सप्लेनेशन सब सुनना भाइयों, हाँ। अरे अरे, चलो और कोई बुलंद, हाँ भाई बैठ।
नॉट कांस्टेंट। जो सर्कुलर लूप में जो डीए बाई डी टी है वो कांस्टेंट, इसलिए वहां पर ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है। किसमें कांस्टेंट आएगा? रेक्टेंगुलर लूप। बोलो सही है क्या? बढ़िया सवाल है, स्टार लगा लो। दमदार सवाल है, एक एक सवाल चुनिंदा क्वेश्चन है भाइयों। नहीं नहीं बिल्कुल, ईएमएफ तो दोनों में पैदा होगा और इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि शेप क्या है, पर ईएमएफ कांस्टेंट होगा या वेरिएबल, वो तो डिपेंड करेगा कि डी बाई डी टी कैसा है। चलिए बढ़े आगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी होगा, सही बात है। इसका अगला पार्ट तो शायद हमने कर लिया, कैपेसिटर वाला, है ना? देखो चौथा पार्ट कर लिया था, चौथा। भाइयों करूं क्या नेक्स्ट? 6 प्रश्न लगते हैं इसमें। ईएमआई 2, एसी 2, ईएमडब्ल्यू के पिछले 2 साल से 2 सवाल आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन बनेंगे। ईएमआई हो गया है 12 लेक्चर में, 11 12 में आपको कहा था। अगले 8 दिन में एसी करा दूंगा और 2 लेक्चर में अपना हो जाएगा ईएमडब्ल्यू। पूरा 22 लेक्चर में पैक कर देंगे। 6 प्रश्न हो जाएंगे, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू। 4 प्रश्न तैयार किए इलेक्ट्रो के, 4 मैग्नेट के, और 14 प्रश्न तैयार कर चुके हैं। बोले तो 1/3 केमिस्ट्री हो गई। 15 16 ही सवाल ऑर्गेनिक के आते हैं, 15 16 ओसी के, 15 16 फिजिकल के। 15 16 सवाल तैयार हो गए। 3 चैप्टर हो गए बड़े बड़े, इलेक्ट्रो, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू। अगले 8 दिन में हो जाएगा तैयार। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक मैं आपको जेई मेन का क्वेश्चन करा रहा हूं। ये वास्तव में एनसीईआरटी से ही लिया गया था। आप डायग्राम वगैरह बना लीजिए। ये डॉट क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। बहुत अच्छे से समझना, बातचीत करोगे तो फंस जाओगे, सवाल कठिन है। 0B2B, एक कंडक्टर को मूव करा रहे हैं इसमें V स्पीड से। आपको डायग्राम पूछे गए हैं, फ्लक्स का डिस्टेंस के साथ बताना है। यहाँ B है, यहाँ 2B है, यहाँ B है। उन्होंने तो ग्राफ ही बना दिए थे और पूछा था ग्राफ किसके हैं, और ये अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक सॉल्ड एग्जांपल है। सवाल की भाषा इतनी कठिन है कि समझ नहीं आता हो, और वहीं से अभी जेई मेन में क्वेश्चन उठा लिया गया। बना लो। कौन सा नंबर है? सॉल्व एग्जांपल देखो तो 6.8। आज कल
ईएमआई की पीछे पढ़कर इसको निपटा दो, क्लास नोट्स तैयार कर लो पहले पूरे, फिर एनसीईआरटी तैयार कर लो शानदार बोलती हुई, फिर पुराने पेपर्स हर तरह से तैयार कर लो इसको। फिर एक जेई मेन का सप्लीमेंट डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ईएमआई के 20-25 क्वेश्चन जेई मेन के, तो 25 क्वेश्चन वो कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि यार अपन ने जो जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे जेई मेन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन और कर लोगे और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। चलो पहले कहानी सुन लो, 3 से 4 बार बोलूंगा कहानी, जब समझ में आ जाए तब बता देना। ये रॉड शुरू हो रही है कहां से, x बराबर 0 से, 0 से b तक आएगी, b से 2b आएगी, 2b के आने के बाद इसको उल्टा कर देंगे और फिर 2b से b आएगी और b से वापस 0। तो यात्रा बताओ कहां से कहां जाएगी, बोलो। 0 से b, मैग्नेटिक फील्ड b तक ही है, बी से टू बी कुछ भी नहीं है, फिर वापस टू बी से बी और बी से 0। बोलो क्लियर है क्या। अब आपसे पूछा गया है बच्चे फ्लक्स का ग्राफ बनाओ, ईएमएफ का बनाओ, पावर का बनाओ, ये सब ग्राफ पूछे गए थे। चलिए सभी जनता बोर्ड पे देखे, मत समझो। सबसे पहले x बराबर 0 पे थी, अब बताइए जैसे जैसे रॉड आगे जाएगी, क्या ये वाला एरिया जो लूप का है, जो मैंने आपको क्लास में डिराइव भी कराया था, क्या ये एरिया बढ़ता जाएगा। सोचो एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। किसी समय आप एरिया निकाल सकते हैं, हाँ सर, ये एल माना ये एक्स दूरी पर है, तो चलिए बताओ फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए, बी इंटू एरिया, बोलो लंबाई इंटू चौड़ाई, बोलिए। तो एरिया बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, मजे की बात है बी तक ही बढ़ेगा। बी के बाद एरिया तो बढ़ रहा है पर फील्ड ही खत्म हो गया, फील्ड ही खत्म हो गई। फील्ड कहां तक है, 0 से बी तक। दूसरी बार बोल रहा हूं पकड़ना। सर क्या हो क्या रहा, सर कहानी समझाओ। चल एक बार और, इतना बार बार सर क्यों, भाई सब्जेक्ट समझेगा, मन खुश होगा, तभी तो घर जाके पढ़ेगा। सब ऊपर से बाउंस हो जाएगा, कॉपी नहीं खोलेगा तू घर पे, फिर करेगा क्या। और हमारी तो सोच ये कि फिजिक्स की कॉपी पहले निकले तब मजा है, इसलिए बार बार समझाते हैं नहीं यार तेरा सब्जेक्ट के प्रति डेडिकेशन बढ़े तब मजा है। मेहनत हो रही है, हो जाएगी, मेहनत का क्या है, 2-3 बार और ज्यादा बोल देंगे और तुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाए 20-22 हजार रुपए वाली, बढ़िया है ना यार। ये देख ये लूप है, रेल है, इस रेल के ऊपर ये रॉड मूव कर रही है, बोलो हाँ है क्या। जैसे जैसे रॉड आगे जाएगी जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा, बोलो हाँ है। कब तक, जब तक फील्ड है, फील्ड के बाहर एरिया तो बढ़ेगा पर फ्लक्स नहीं आएगा ना, फ्लक्स तो बी इंटू ए है, फ्लक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो यहां आ गई तो एरिया तो पूरा है पर फील्ड तो यहीं तक है, तो यहां के बाद तो फ्लक्स कांस्टेंट, जीरो नहीं कांस्टेंट। क्या बात क्लियर हो रही है। तो बताओ ये फ्लक्स आ गया। बताइए एक्स कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेकर बी तक, बी के बाद 2b करोगे, बी से 2b चलोगे तो फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका होगा, हाँ या ना। चलिए ग्राफ बनाएंगे, आ जाओ। 0 से बी तक फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर 2b तक कांस्टेंट, फिर 2b से वापस बी तक कांस्टेंट, और फिर बी से वापस पीछे आएगा। ये ग्राफ समझ में आया। 0 से बी बढ़ेगा, बी से 2b तक कांस्टेंट, फिर रॉड को उल्टा करके पीछे ला रहे हैं 2b से बी, फिर बी से 0 बना लो। पहला ग्राफ बन गया बच्चों। अभी बता,
अच्छे से सारे डाउट पूछ ले जो तेरे मन में आ रहे हैं। हाँ बोल। 2b से b में 2b से b में एरिया घट रहा है, पर फ्लक्स तो केवल यहीं तक आएगा ना, ये वाला एरिया तो कांस्टेंट ही है ना। जैसे समझ, फील्ड है बी तक, तू खड़ा है यहाँ, ठीक है, मैं कहूंगा बेटा फ्लक्स निकाल लो सर ये एरिया, पर फील्ड तो यहां तक ही है ना, तो इसमें तो फ्लक्स है ही नहीं, फ्लक्स तो केवल इतना ही है। नहीं आई समझ बात? बोलो ये बात क्लियर है क्या? ईएमएफ बताओ, ईएमएफ, ईएमएफ, ईएमएफ ई बराबर -d फाई बाय फाई कितना, बी एल एक्स, बी बाहर एल बाहर अंदर डी एक्स बाय डी टी कितना, बी, तो ई बराबर माइनस का बी एल बी, माइनस आएगा, कांस्टेंट आएगा, फिर बाद में जीरो। पूछो जीरो क्यों हो गया? होना भी चाहिए था, जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ तो। भाइयों एनसीईआरटी का प्रश्न है, जेई मेन 2021 में इस पे नजर पड़ चुकी है। मैच द कॉलम बन सकता है, परफेक्ट सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड में दे देगा ग्राफ के नाम, राइट हैंड साइड में दे देगा उनके ग्राफ, मैच करो, 12 नंबर मिल जाएंगे एक बार में। ऐसे सवाल बनते हैं मैच द कॉलम के, कोई नए थोड़ी ना आएंगे। और प्योर एनसीईआरटी का है, 3 पार्ट हो गए तो 12 नंबर, एक कॉलम में बन गया तो 4 नंबर। बताइए ये माइनस बीएल भी समझ में आया किसी को? क्यों माइनस क्यों? अपोजिट आएगा, डॉट है तो वो क्रॉस पैदा करेगा। अब आई पावर, पावर के क्या हाल, पावर के क्या हाल बताइए, पावर का फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय, इसमें तो कोई नेगेटिव का टंटा ही नहीं है, तो पावर तो पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर वापस पावर वही रहेगी। दोनों तरफ पावर पॉजिटिव। फोर्स का भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पता है फोर्स एक बार नेगेटिव आएगा एक बार पॉजिटिव। पूछो क्यों? जब ये रॉड आगे जा रही होगी तो याद करो फोर्स कहां लगता है, पीछे, तो अपन को एक्सटर्नल आगे लगाना पड़ता है। जब ये पीछे जा रही होगी तो डैम्पिंग कहां लग रहा होगा, पीछे, आपको एक्सटर्नल अपोजिट लगाना पड़ेगा। इसलिए फोर्स का अगर ग्राफ बनाओगे तो एक नीचे बनेगा और एक ऊपर। बी से 2b में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स जीरो क्यों नहीं है? बात तो सही है। कौन दे सकता है भाई का आंसर? भैया पूछ रहे हैं बी से 2b में मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, तो फ्लक्स तो जीरो होना चाहिए। भैया का प्रश्न जवाब दे देते हैं, अपना बच्चा है। तो ये है बी, ये है 2b, फील्ड है यहां तक, ठीक है। मान लो किसी क्षण कॉइल ये है, अब पहले तो ये सोचो फ्लक्स कहां तक का निकाल रहे हैं, फ्लक्स पूरे क्लोज लूप का, यहां से शुरू होता हुआ ये क्लोज। पहली बात तो ये फील करो, ठीक है। अब बोलो पाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए, बी तो यहीं तक है, तो एरिया भी तो यहीं तक लेंगे, ये वाले एरिया में तो फील्ड ही नहीं है। क्या इसका एरिया है या नहीं है? है। कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आया समझ? बता क्या आंसर जीरो क्यों नहीं हुआ बता। हाँ लूप तो ये पूरा बनेगा ना भाई, इस सही, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आया कि जब वहां फील्ड ही नहीं है
तो फ्लक्स कहां से आ गया? तो फ्लक्स रॉड का थोड़ी ना होता है, फ्लक्स तो एक पूरे लूप का होता है ना भाइयों, तो लूप तो पूरा बन ही रहा है ना वो। और पूछो, कोई डाउट आ रहा? हाँ, पावर का बताऊं? पावर का ये एक्सप्रेशन ना बेटा क्लास में डिराइव कराया था। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, इसमें कोई नेगेटिव का पंगा ही नहीं है, सब चीजें पॉजिटिव है, इसलिए पावर थ्रू आउट क्या रहेगी? पॉजिटिव, नेगेटिव पावर कहीं नहीं आएगी। वो तो अपने ऊपर है कि अपन किसको नेगेटिव पॉजिटिव मान सकते हैं, अपने ऊपर है अपन साइन कन्वेंशन क्या मानते हैं। अगर अपन आगे की तरफ पॉजिटिव मान रहे हैं तो पहले फोर्स कहां लगेगा? पीछे। पीछे कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। एक्सटर्नल के लिए आगे प्लस आएगा, पीछे माइनस। तो अपने ऊपर है कि अपन साइन कन्वेंशन क्या मानते हैं। ना रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाएगा बालक, कैसी बात कर दी? इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस मान ले आर है, तो आर ही रहेगा ना, आर कैसे बढ़ सकता है? रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस तो रॉड का होता है ना, 10 ओम की रॉड है, तो रॉड तेरी मर्जी पड़े जहां ले जा, 10 ओम की तो 10 ओम ही रहेगा ना। रॉड के चलने से, आगे होने से, पीछे होने से आर कैसे चेंज हो जाएगा? आर तो बॉडी का कांस्टेंट ही रहेगा ना, आर कैसे बदलेगा? एक रॉड का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 10 ओम ही रहेगा ना शुरुआत में। ना ना, उससे यहाँ कोई थोड़ी ना रेजिस्टेंस है, लूप का थोड़ी ना रेजिस्टेंस है कोई, टोटल रेजिस्टेंस आर है, वो आर आर ही रहेगा। रॉड का रेजिस्टेंस आर है, सही है। पावर कांस्टेंट कैसे है? क्योंकि इसमें सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। क्यों बी कैसे? बी कोई कम ज्यादा थोड़ी ना हो रहा है, बी तो यूनिफॉर्म है, बी थोड़ी ना वेरी कर रहा है। वेरी क्या कर रहा है? एरिया, लूप का फ्लक्स, बी थोड़ी ना वेरी कर रहा है। बोलिए, क्लियर हुआ क्या? बढ़िया सवाल है, इंस्टॉल लगा लीजिए, शानदार दमदार प्रश्न। हाँ, पावर जीरो कैसे हो गई? पावर जीरो ऐसे हो गई बच्चे, जब यहां पर अपन बात कर रहे होंगे तो इस समय स्पीड इसकी v कांस्टेंट हो जाएगी। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो अपन को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगा रहे थे? क्यों लगा रहे थे? ताकि वो डैम्पिंग को रोका जा सके। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो अपन को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और फोर्स ही नहीं लगेगा। फोर्स होता है बिल साइन थीटा, बी से टू बी में बी तो है ही नहीं। कितने देखिए आप प्रश्न बन जाते हैं, छूट दे देते हैं, पूछो, सब हिम्मत कर लेते हैं, देखो इसलिए छूट दे देते हैं, सब पूछते रहो, सब हिम्मत करना, सब मेरा डाउट, सब मेरा डाउट, सब मेरा डाउट। और यूं डांट के पढ़ा कोई पूछता ही नहीं, सब खुश होके पूछो, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहना जरूरी है। चलिए बढ़े आगे, चलो स्टार लगा लो, अच्छा सवाल है। वापस एनसीईआरटी पे आ जाओ। देखो ये वाला हो गया क्या? ये रॉड का घूमता ही आते ही हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एक एक सवाल करा हुआ आएगा पेपर में, देख लेना, एक भी नया नहीं लगेगा, सारे करे हुए मिलेंगे। बस बार बार अच्छे से कॉपी और एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना, सब चीज करी हुई आएगी। ये वाला बताओ, हो गया? 10 मेटलिक स्कोप पे डिपेंड नहीं करता, ये 2020 में आया है, कोविड के पेपर में, वहां लिख लेना, यहीं से पूछा गया था, 2020 में आया है सॉल्ड एग्जाम्पल। 10 मेटलिक स्पोक पे डिपेंड नहीं करेगा। ये वाला 2021, म्यूचुअल इंडक्टेंस छोटे का स्क्वायर बटे, पक्का? एनर्जी स्टोर्ड, ये इस बार आया है, हाफ एल आई स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। और इसको उससे कंपेयर करो तो कैपेसिटर की हाफ सी वी स्क्वायर, उसकी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस पे प्रश्न आया 2023।
एक एक सवाल की आपको टैगिंग बता रहा हूँ, देख कितना इंपॉर्टेंट है। हमें तो पिछले 30 साल के याद है क्वेश्चन, चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक का सवाल कहाँ से पूछा गया है, कौन से पेज पर है वो एनसीईआरटी के, ताकि आपको पता चले यार इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, एक एक सवाल पूछा गया है। चलिए बढ़ू आगे, आइए 8वें के बाद ये कमला पैडल स्टेशनरी बाइसाइकिल। तो क्या हो रहा है, पैडल चलाने से जो उसका पीछे का पहिया है वो घूम रहा है, सोचिए घूम रहा है, कॉइल रोटेट, कॉइल रोटेट कर रहा है, एरिया दे रखा है, याद करिए घूमने से मैक्सिमम ईएमएफ एन बी ए ओमेगा, एसी जनरेटर, टरबाइन, वो घुमाने के खूब तरीके हैं, हाथ से घुमा लो, पैडल से घुमाओ, ऊपर पानी रोक के पानी गिरा दो, पवन चक्की, हवा के चलने से वो पंखा घूमेगा, पीछे टरबाइन लगा हुआ है वो घूमेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोल प्लांट, सब में यही होता है। अल्टीमेटली मुझे किसको घुमाना है, टरबाइन, एनबी ओमेगा, हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। बच्चे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। लैंग्वेज पढ़कर ये चीजें निकालो। फिर ओमेगा चाहिए, ओमेगा को कैसे खोलोगे, 2 पाई एफ, सब दे रखा है आपको, एन 100, एरिया 0.10, मैग्नेटिक फील्ड 0.01, 2 पाई एफ, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम का दूसरा नाम एक और होता है, एम्पलीट्यूड, लिख लेना वहीं, एक नाम और होता है पीक, तीनों में से किसी भी नाम से पूछ सकता है वो, बोलो। ये हो गए साहब सारे सॉल्व एग्जाम्पल तैयार, अब आपको करने हैं, मैंने तो करा दिए हैं। बढ़ो आगे, चलो अनसॉल्व में आ जाओ बच्चे, अनसॉल्व में फटाफट, ये वाला पक्का, ये वाला वापस समझा दूं, बता देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एरिया बढ़ रहा है, उसमें एरिया कम हो रहा है, ये क्लियर हो गया, इसको स्टार लगा लो, ये आया हुआ सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, नीट पीवाई क्यू है। ये लॉन्गर शॉर्टर बता दिया, मेटलिक रॉड का घूमना, अपने तो रॉड के घूमते ही चमक जाता है, ये बता दिया था क्या, हाँ जी हाँ जी, कौन सा, ये वाला डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन में क्या है, आप क्यों फंस रहे हो, ये हो गया ईस्ट, ये है वेस्ट, ईस्ट हो गया प्लस और वेस्ट हो गया माइनस, आप क्या कर देते हो प्लस से माइनस, ऐसा नहीं होता, इसको सेल से कंपेयर करो तो थोड़ा सा क्या अच्छा समझ में आएगा, सुनो, ये ए, ये बी, ये प्लस, ये माइनस, तो क्या होता है, आपने बचपन से बोला है करंट प्लस से माइनस सही बोला है, पर वो रेजिस्टेंस में है, पता है सेल के अंदर, जरा सेल के अंदर देखो, सेल के अंदर देखो, माइनस से प्लस, देखो आप, इसलिए मैंने इसको बताने का तरीका क्या बताया था आपको याद है, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया था, याद करो, फिर कहां से करंट निकली, प्लस से, ये काफी बच्चे गलत करते हैं, वो क्या सोच लेते हैं, हाँ यार प्लस ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट, पर पीछे उत्तर देखना, उत्तर है वेस्ट से ईस्ट, तो क्या याद रखो, या तो एक वायर जोड़ लो, बढ़िया है, नहीं तो ये वाली फोटो, रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस जाता है, इनसाइड द सेल देखो तो सही, इनसाइड द सेल नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, रॉड बिहेव एज अ सेल,
ये सेल। अब बताइए ईएमएफ की दिशा कहां से कहां होगी, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट? वेस्ट। अच्छे अच्छे बच्चे जल्दबाजी में इसको ईस्ट से वेस्ट करे आते हैं, क्योंकि उनको प्लस माइनस दिखता है और वो तुक्का लगा देते हैं प्लस से माइनस। पर प्लस से माइनस तो रेजिस्टेंस में होती है, सेल के अंदर तो। क्या बात समझ में आ रही है? किसने पूछा था? वापिस बताऊं आगे? ये देखो, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये बढ़िया है। फाई बराबर एम आई, फिर डेल फाई बराबर एम डेल आई। अच्छा सवाल है। अब क्या करो, एक अलग तरह की मेहनत करो। पूरे नोट्स पढ़ लिए, शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर करो मैपिंग। ये मैपिंग क्या होता है? जैसे आपके पास ये 17 सवाल है, इन 17 सवाल के पास हर सवाल का कॉन्सेप्ट लिख लो। जैसे इस सवाल में ये लगा, इस सवाल में ये लगा, इस सवाल में लगा ई बराबर बी एल वी, इस सवाल में लगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ छोटा छोटा पेंसिल से लिख लो। जब शॉर्ट नोट बन जाए फिर मैपिंग करो, हर कॉन्सेप्ट वहां शॉर्ट नोट में दिखना चाहिए, उससे मैपिंग हो जाएगी। मैपिंग का मतलब है वो शॉर्ट नोट पढ़ने से अपना एनसीईआरटी का हर प्रश्न हल हो जाएगा। वो चेक होता है। आप पूरे शॉर्ट नोट बनाकर हर सवाल की उसमें क्या कर दो, मैपिंग। उस फॉर्मूले के आगे लिख दो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल या एनसीईआरटी क्वेश्चन, बस। फिर इसके आगे लिख दिया हाफ बी एल वी ये वाला। इसी तरह पी वाई क्यू पूरे करो, हर पी वाई क्यू के सवाल के आगे लिख दो इसका ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ। फिर अपने शॉर्ट नोट देखो, क्या वो सारे कॉन्सेप्ट अपने शॉर्ट नोट में है क्या? अगर सारे आ गए तो आप राजा हो। वो शॉर्ट नोट पढ़ने से सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये होता है मैपिंग करना। पूरे शॉर्ट नोट बनाकर फिर उसकी क्या करो, मैपिंग। एक बार समय लगेगा, पर उसके बाद आप ऐसा चैप्टर निकल कर आएगा ना कि आप सवाल देखते ही स्ट्राइक कर दोगे, सर इसमें तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। और वो समय ही सबसे महत्वपूर्ण है, कितने कम समय में आप उसको क्लिक कर सकते हो कि सर इसमें ये लगेगा। बोलिए क्लियर है? चलो अब पी वाई क्यू निकाल लो, एक्सरसाइज 3। अरे कल कहना भूल गया था, मॉड्यूल लेकर आना है। कल कहना भूल गया क्लास में। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और लिख लो। वैसे इस पे क्या सवाल तो कभी नीट में नहीं आया है, पर जेई मेन में आए हुए हैं। नोट्स में लिख लो। इसके रजिस्टेंस जैसे चलते हैं। भाइयों पूरा ईएमआई जिसका लेक्चर कोई मिसिंग है वो नोट्स पूरे कर ले, लेक्चर सुन के उसको पूरा तैयार कर ले, और फिर अगले 2 दिन में ईएमआई के पीछे पड़ जाओ। चलिए
कितने हैं इसमें, पी वाई क्यू में कितने सवाल हैं? 18 हैं। पता है जो चौथा सवाल है वो, उसका सही आंसर तो ऑप्शन में ही नहीं है, वो नीचे आएगा ग्राफ, पर बेस्ट पॉसिबल है इसलिए आप वो टिक कर सकते हो। पर बच्चे सही आंसर ये है चौथे का, क्लास में बताया था ये, याद रखना। चौथा, पांचवा ऑप्शन बना लो, ये नहीं है तो बेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि फिर वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। पर अगर ये होगा तो फिर यही आएगा, तीसरे में ऐसा है इसलिए। चौथा कह रहा हूं एक्सरसाइज 3 का सही, 100% सही तो यही है, पर ये उपलब्ध नहीं है इसलिए चौथा टिक लगा रहे हैं। फिजिक्स नहीं बदलो अपनी, फिजिक्स तो यही है, ये उपलब्ध नहीं है तो वो सही है। क्लियर है क्या? चलो अब आ जाओ भाई, मॉड्यूल आ जाओ। बोलो, पीछे से शुरू कर रहा हूं, 18 नंबर से बताना भाइयों। 18, 18 हो गया क्या? 17, 16, 16, 15, पूछ लेना जो उसने किया, हाथ खड़ा कर देना। 14, 13 बताऊं क्या? 13 देख लो, 13 बढ़िया है, सुपर सवाल है 13, दिखने में ही है कठिन, ऐसा कैसा वो है उसमें नीट में आया हुआ है, उसमें एनसीईआरटी में भी था भी। चलो उसको भी गोला मान लो, भी कर देता हूँ। 12, 12 में करेक्शन कर लो, ये सी नहीं आएगा, सी हटा दो वहां से। अच्छा एक मिनट रुकना, इसने आंसर जस्ट आफ्टर द क्लोज पूछा है ना, जस्ट आफ्टर में इंडक्टर तो हो जाएगा ओपन, ओपन ओपन वो हो जाएगा शॉर्ट, तो 9 और 2 एम्पियर। सही है सही है सही, ठीक है भाइयों सही है। इसमें पता है क्या होगा, इंडक्टर तो ओपन हो जाता है और कैपेसिटर उल्टा चलता है। जब आरसी सर्किट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना? तो अभी आप लिख लीजिए इसको, उल्टा चलता है इंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर तो ओपन हो जाएगा और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। देखो अब बताओ कौन से रेजिस्टेंस काम के हैं, कौन कौन से बताओ। तो जस्ट जब स्विच को क्लोज करते हैं तो मैंने आपको लिखवाया था इंडक्टर को ओपन कर दो, और जब मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब कैपेसिटर में पढ़ेंगे, पुराना याद हो तो, t बराबर 0 पर कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, शॉर्ट, उल्टा चलता है। शॉर्ट बोले तो कनेक्टिंग वायर, चाहे तो अभी कर लें, नहीं तो जब मैं कैपेसिटर में आरसी सर्किट पढ़ाऊंगा तब बता ही दूंगा। अब बताओ ये बेकार, ये काम का है क्या? हाँ, यहां से चले जाए। अब बताओ 18, ये आर, ये आर, आर और आर किस में, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, R/2, तो I बराबर V/R इक्विलेंट, R इक्विलेंट V कितना 18 वोल्ट, R कितना दे रखा है 9, 9/2, 4.5। सही कर रहे हैं, देख लो। 11,
11, 10, 10, 10 बताना है क्या? 10 बता तो दिया था, नहीं बताया। कैपेसिटर को हटा के, नहीं कैपेसिटर तो दो ही हो सकते हैं, या तो शॉर्ट होता है या ओपन होता है। जीरो पर तो कैपेसिटर होता है शॉर्ट, और टी बराबर इन्फिनिटी पर कैपेसिटर क्या हो जाता है? ओपन। टी बराबर इन्फिनिटी। चलो अभी एक बार 9 पे आओ। 9, 8, 7, 6, 6 बताऊं? 6। वो एक पूरे चक्कर में कितनी बार डायरेक्शन बदलती है? 2 बार। ये नहीं बताया गया क्लास में? बताया होगा, 2 बार बदलती है, 2 बार। पांचवा बढ़िया है, आईटी ग्राफ का एरिया चार्ज देता है भाइयों। आईटी ग्राफ का एरिया चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला याद करो, डेल्टा फाई बाय, तो एरिया निकाल कर डेल्टा फाई बाय आर कर दो। एरिया बोलो, हाफ बेस इनटू हाइट। रेजिस्टेंस बताओ, 10, तो 2 दूना 4, 10 इंटू 2 वेबर। अच्छा सवाल है, आ सकता है परीक्षा में। वापस लिख लो, आईटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? चार्ज। आईटी ग्राफ का एरिया चार्ज, ये तो है बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट। और चार्ज का फॉर्मूला ईएमआई डेल्टा फाई बाय, काम का सवाल है। आंसर आ रहा है कि इसका देख लो। चौथा, चौथा गड़बड़ है भाइयों, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा आएगा? पांचवा, ध्यान रखना। तीसरा, दूसरा, पहला। पहला कर लिया क्या? चलो अब मैं बताता हूँ 13वां एक बार पहले, है ना, फिर 10वां। एसी शुरू कर दें कल से? ठीक है यार, एसी पर बहुत आसान चैप्टर है, इतना मतलब दम नहीं लगाना पड़ता एसी। बोलो, आसान है, पढ़ लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है चलो फिर एसी पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहा आसान ज्यादा, अब क्या अपन ने भारी भारी टॉपिक पढ़ लिए, एकदम से आसान टॉपिक आएगा तो घबराना मत। बहुत आसान है, मतलब सवाल खटाखट सॉल्व होते हैं, है ना। तो तुम ऐसा सोचो कि इतना जल्दी कैसे हो रहे हैं, चैप्टर ही आसान है। चलो, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर, अब शांत हो जाओ। नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दे रखे हैं एन। ओ भाई खड़ा हो जा, बात कर रहा है तो खड़ा हो जा तुरंत अपनी जगह पे। एन दे रखा है 2 × 10⁴ एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड रेडियस। यहां एक छोटी सी कॉइल रखी गई है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, जिसकी रेडियस 0.01 मीटर है। दमदार सवाल है। और सोलेनॉइड में करंट चेंज कर दी, कहां से कहां? 0 से 4। अब कहानी जो सुनेगा वो जीतेगा, पहले कहानी सुनो। होगा क्या? ये सोलेनॉइड जब करंट बढ़ाओगे तो फील्ड आएगी। ये फील्ड बताओ किससे पास होगा? फ्लक्स किससे? इस कॉइल से। तो बताइए क्या इस कॉइल से फ्लक्स में चेंज होगा? बिल्कुल, क्योंकि करंट चेंज हो रही है ना। कहानी, क्योंकि सवाल इतना बड़ा है, इसने थोड़ा सा कंजूसी कर दी, 2-3 लाइन और लिख देता तो मजा आ जाता,
फिर आप छोड़ ही देते सवाल, है ना। कहानी दमदार है। सोलेनॉइड, इसी के जैसा एक सवाल था अपने, मैं आपको बताता हूँ सप्लीमेंट में, सवाल नंबर बताता हूँ, क्लास नोट्स में भी कराया ऐसा। सवाल नंबर 12, देखो आप, यही सवाल है 12। इसलिए आपको कहते हैं देख भाई एनसीईआरटी की कितनी कीमत है, हर सवाल परीक्षा में आया हुआ है। यही सवाल है, देख लो। एक सोलेनॉइड है, हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया, ये देखो स्मॉल लूप ऑफ एरिया प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड, वही सवाल है, बस इसमें एक स्टेप ज्यादा पूछा है। चलो बोलो, ईएमएफ बताओगे? ईएमएफ बोलो फॉर्मूला, डी फाइव बाय डी टी, डी फाइव, फाइव बोलो फाइव, एन बी ए बाय डी टी। कौन कौन बाहर आएगा? एन बाहर, एरिया बाहर, क्या बी बाहर आएगा? नहीं। बी की जगह क्या लिखोगे? सोलिनॉइड का फील्ड म्यू नॉट एन आई। बताओ और कौन बाहर आएगा? म्यू नॉट बाहर, एन आई बाहर, ये आ गया ईएमएफ। क्या पूछा उसने, चार्ज या करंट? चार्ज पूछा है, तो फिर ये क्या लगा रहे हो, छोड़ो। चार्ज के लिए तो एक और तरीका है, Q बराबर डेल फाइव बाय आर, ये लगाओ ना, ये और बढ़िया है, ये बढ़िया है। Q बराबर डेल फाइव बाय आर, फाइव बोलो फाइव, फाइव बोलो, एन बी ए, एन बाहर आएगा यस, ए बाहर आएगा यस, अंदर कौन बचेगा? बी। बी को वापस खोलो, म्यू नॉट एन आई, बोलो एन बाहर, ए बाहर, म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, डेल आई बटे आर। अब देखो तो सारा सामान है क्या अपने पास? सब है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, म्यू नॉट, एन, डेल्टा आई आर। मजे की बात है, जो सोलेनॉइड का डायमीटर है उसका कोई उपयोग नहीं है, सोलेनॉइड का डायमीटर का कोई उपयोग। इस एरिया में किसका एरिया लिखोगे? उस कॉइल का। याद करो पहला लेक्चर, एक बार छोटी कॉइल ली थी, एक बार बड़ी कॉइल ली थी, याद करो। छोटी कॉइल का एरिया जिससे फ्लक्स जुड़ रहा है, सोलेनॉइड का डायमीटर का प्रश्न को हल करने में कोई उपयोग नहीं है। ये सवाल है एनसीईआरटी का, उसने ईएमएफ पूछा है शायद, देखो तो, ये एनसीईआरटी। तुम मान ही नहीं रहे हो और मैं पीछे नहीं हट रहा, बस तुम मान नहीं रहे, मैं पीछे नहीं हट रहा, ये है। एक एक सवाल लगा लो, सॉल्व एग्जाम्पल, पीछे के सवाल, पीवाईक्यू, क्लास नोट्स, और इसका अगर आपने रिवीजन कर लिया, कोई प्रोफाइल बाहर नहीं जाए। हेडिंग डाल लो, आज का दिन बढ़िया है, ऑल्टरनेटिंग करंट, बता दूंगा, पहले हेडिंग डाल लो, घबराओ मत, हेडिंग डालो, ऑल्टरनेटिंग करंट, आज की डेट डाल लो, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें फायदा क्या है बच्चों, चैप्टर बहुत आसान है, एक भी सवाल अटकेगा नहीं, तो इसमें मुझसे कोई डाउट नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि इसमें डाउट पूछने का मतलब है आपको पढ़ाई समझ नहीं आ रही, इतना आसान है। तो जो जो रोज पढ़ाता जाऊं उस हिसाब से क्वेश्चन करते जाना, एग्जैक्ट 8 दिन में पूरा हो जाएगा विथ ऑल न्यूमेरिकल्स, साथ साथ पढ़ लोगे तो तैयार हो जाएगा। तो सबसे आसान चैप्टर में इसकी गिनती होती है ऑल्टरनेटिंग करेंट। तो अपन कल से इसको शुरू करेंगे, आज अपने सिर्फ हेडिंग डालनी थी, वो अपन ने डाल ली। आज की डेट डाल दे, तूने एनसीईआरटी नहीं खोली घर पर? यस सर। देख एक ही बात है, शब्द कड़वे हैं, जिस साल खुलेगी उसी साल सिलेक्शन होगा, बस। अब ये तू देख लेना, बस। चलिए साहब, धन्यवाद।
वही तो बात है, आईडीटी का एरिया तो आएगा, वही तो बात होती है। अभी भी रह गए क्या तेरे? अरे कैसे करेगा यार, इतनी एनसीईआरटी करा दी तो भी तूने पूछ लिया है।